हेलो विद्यार्थी, बीडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चल रहा है, जो कि अंक 5 का है। कितने नंबर का है? 5। यानी कि बोर्ड में इस पाठ से 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपके लिए इसमें वियोजन या अपघटन या विखंडन अभिक्रिया के बारे में समझाया, और विखंडन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। साथ ही मैंने आपको वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताई और इसके मैंने 3 प्रकार भी आपको बताए। मैंने कहा कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, नंबर 2 विद्युतीय वियोजन और नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन। नंबर 3 कौन सी? प्रकाशीय वियोजन। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, ध्यान समझना। नंबर 2 होती है विद्युतीय वियोजन और नंबर 3 होती है प्रकाशीय वियोजन। नंबर 3 कौन सी होती है? प्रकाशीय वियोजन। और पिछली क्लास में मैंने आपके लिए ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं और इसके उदाहरणों को मैंने क्रियाकलाप के द्वारा या प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करके आपको समझाया। आज मैं आपके लिए इस क्लास में आपके लिए मैं प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन के बारे में आपको समझाएंगे। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं विद्युत वियोजन या विद्युतीय वियोजन, जो कि अपघटन अभिक्रिया का नंबर 2 का क्या होता है? प्रकार होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अपघटन अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3। कितने प्रकार की होती है? 3, जिसको कि हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान देके समझना प्रिय छात्र छात्राओं कि विद्युतीय अपघटन किसे कहते हैं, यानी विद्युतीय अपघटन किसे कहते हैं। तो समझना, जब किसी पदार्थ की परिभाषा पर ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। जब किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में, जब किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में, जब किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान देना, समझना, महत्वपूर्ण बिंदु कि जब किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में, गलित होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए? द्रवित अवस्था होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? द्रवित अवस्था। जब किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। आ रही बात समझ में? ध्यान देख समझना, क्योंकि वियोजन या अपघटन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? टूटना ही होता है। और मैंने बताया था इसमें कोई एकल क्या होगा? अभिकर्मक होगा, या कोई एकल क्या होगा? कोई पदार्थ होगा, या कोई एकल क्रियाकारक होगा, या कोई एकल क्या होगा? अभिकारक होगा, जो टूटकर क्या पाकर? ऊर्जा पाकर। अब ऊर्जा कोई सी भी हो सकती है, ऊर्जा का कोई सा भी रूप हो सकता है, चाहे वो प्रकाश ऊर्जा हो, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, चाहे वो ऊष्मीय ऊर्जा हो, यानी कोई सा भी ऊर्जा का रूप पाकर, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है? छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाती है? बट जाती है। तो वही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। अपघटन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं। तो जब किसी पदार्थ की, ध्यान देना, जब किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह छोटे छोटे उत्पादों में
टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। ध्यान देना, क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसको मैं आपको एक प्रयोग के द्वारा समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना, प्रयोग को ध्यान से समझना कि हम एक प्लास्टिक का क्या लेते हैं? मग लेते हैं। ध्यान देना, इसको मैं एक प्रयोग के द्वारा समझा रहा हूं, जिसको कि हम जल का, किसका? जिसको कि हम किसका? जल का क्या कहते हैं? जल का वैद्युत अपघटन के नाम से भी जानते हैं। उसे हम जल का वैद्युत अपघटन भी कहते हैं। तो देखिए, हम एक प्लास्टिक का क्या लेते हैं? मग लेते हैं। क्या लेते हैं? मग। क्रियाकलाप को ध्यान से समझना, हम एक प्लास्टिक का क्या लेते हैं? मग लेते हैं। ऐसे हमने एक प्लास्टिक का क्या ले लिया? मग ले लिया। क्या ले लिया? मग। इस तरह हम एक प्लास्टिक का क्या ले लेते हैं? मग ले लेते हैं। ये हमने एक मग ले लिया, किसका? प्लास्टिक का। एक प्लास्टिक का क्या ले लेते हैं? मग। आई बात समझ में? क्या ले लेते हैं? प्लास्टिक का एक मग ले लेते हैं। तो ये मग ले लिया प्लास्टिक का, ठीक है भाई। और इस प्लास्टिक का जो मग है, इस जो प्लास्टिक का जो मग है, इसकी तली में हम क्या कर देते हैं? दो छिद्र कर देते हैं। ध्यान देना, ये किसका मग है? प्लास्टिक का मग है, ठीक है ना। और इसकी तली में, और इसकी तली में, आ रही है बात समझ में? और इसकी तली में क्या कर देते हैं? हम दो छिद्र कर देते हैं। ध्यान देना, इसकी जो तली में क्या कर देते हैं? हम दो छिद्र कर देते हैं। और गौर देना, इन छिद्रों में हम क्या लगा देते हैं? कॉर्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कॉर्क। क्या लगा देते हैं? कॉर्क। या रबड़ की क्या लगा देते हैं? डाट लगा देते हैं, यानी रबड़ का ढक्कन लगा देते हैं। समझना, गौर देना, इनमें क्या करते हैं? हम रबड़ की क्या लगा देते हैं? रबड़ की डाट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डाट। ध्यान देना, प्रयोग को गौर से फरमाना, समझना। क्या लगा देते हैं? रबड़ का क्या लगा देते हैं? रबड़ का क्या लगा देते हैं? यानी डाट लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं? डाट। दोबारा समझो, एक प्लास्टिक का क्या लेते हैं? मग। क्या लेते हैं? मग, ठीक है ना। और उसकी तली में क्या कर देते हैं? दो छिद्र कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छिद्र। और दोनों छिद्रों में हम क्या करते हैं? रबड़ का क्या लगा देते हैं? डाट लगा देते हैं। रबड़ की क्या लगा देते हैं? डाट लगा देते हैं। समझ में आई? अब इन जो रबड़ की जो डाट हैं, इन जो रबड़ की डाट हैं, इनमें दो कार्बन के इलेक्ट्रोड फंसा देते हैं। कितने? दो, यानी दो कार्बन के इलेक्ट्रोड फंसा देते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कैथोड और एक होते हैं एनोड। एक क्या होते हैं? कैथोड और एक होते हैं एनोड। यानी जो धनावेश वाला सिरा होता है, या जो धनावेश वाला भाग होता है, वो तो होता है एनोड। और जो ऋणावेश वाला भाग होता है, जो ऋणावेश वाला भाग होता है, वो होता है कैथोड। क्या होता है? कैथोड। तो कितने इलेक्ट्रोड लेते हैं? दो। कितने इलेक्ट्रोड लेते हैं? दो। और दो इलेक्ट्रोड इनमें जो रबड़ की डाट लगाई है, इनमें क्या कर देते हैं? हम फंसा देते हैं। इस तरह दो रबड़ की जो डॉट है, इनमें हम दो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? फंसा देते हैं। क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? फंसा देते हैं। आई बात समझ में? ध्यान देना, कितने कार्बन कितने इलेक्ट्रोड लिए? दो। दो इलेक्ट्रोड हमने इनमें क्या कर दिए? फंसा दिए। आगे ध्यान से समझना, गौर देना कि जो रबड़ के हमने क्या लिए? रबड़ के डॉट लिए थे, और इनमें हमने क्या किया? इनमें हमने दो कार्बन के क्या किए? इलेक्ट्रोड क्या कर दिए? फंसा दिए। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को 6 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया? संयोजित कर दिया। इस तरह इनको कितने वोल्ट की बैटरी से? 6 वोल्ट की बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से? 6 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया? संयोजित कर दिया। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे हमने इनको क्या कर दिया? संयोजित कर दिया। संयोजित का शाब्दिक अर्थ है कि इनको जोड़ दिया। अब जो ये मग लिया है हमने, जो प्लास्टिक का मग लिया है, इसमें हम क्या करते हैं? जल भरते हैं। क्या भरते हैं? जल। और जल इतनी मात्रा में भरते हैं कि जो ये कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं, इसमें क्या हो जाएं? डूब जाएं। जो हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड लिए हैं ना, ये इसमें क्या हो जाएं? डूब जाएं। ध्यान दे के समझना, गौर फरमाना कि
जो ये प्लास्टिक का जो मग है, अब इसमें इतनी मात्रा में हम क्या करते हैं, जल भरते हैं, इतना जल भरते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड इसमें क्या हो जाएं, डूब जाएं, यानी दोनों इलेक्ट्रोड इसमें क्या हो जाएं, डूब जाएं। आगे क्या करते हैं कि इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है, तनु मतलब पतला, और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, यानी H2SO4, तनु H2SO4। और H2SO4 के बारे में बताया है कि H2SO4 को हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अम्लों का राजा भी कहते हैं। आई बात समझ में। तो इसमें कुछ बूंदें, कैसी कुछ बूंदें किसकी डाल देते हैं, इसमें कुछ बूंदें हम किसकी डाल देते हैं, तनु, इस तरह कुछ बूंदें इसमें तनु किसकी, H2SO4 की डाल देते हैं। आई बात समझ में। आगे ध्यान देना, समझना कि अब हम दो क्या लेते हैं, असांख्यित परख नली लेते हैं। क्या लेते हैं, परख नली। असांख्यित क्या लेते हैं, दो परख नली लेते हैं। कितनी परख नली लेते हैं, दो असांख्यित। और दोनों को क्या करते हैं, जल से भर लेते हैं। क्या करते हैं, जल से भर लेते हैं, या सीधी लैंग्वेज आप यह समझिए कि जल से भरी हुई दो असांख्यित परख नली लेते हैं, और दोनों परख नलियों को दोनों इलेक्ट्रोड के जो ऊपर क्या कर देते हैं, उल्टा रख देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा रख देते हैं। यानी इस तरह हमने क्या ली, दो परख नली ली। ध्यान देना, इस तरह हमने क्या ली, दो परख नली ली। यानी कितनी परख नली ली, दो। परख नली ए और परख नली बी। और किससे भरी हुई है ये, जल से। किससे भरी हुई है, जल से। ध्यान से देना चित्र को, किससे भरी हुई है, जल से। और कितनी परख नली ली है हमने, दो। परख नली ए और परख नली बी। और दोनों परख नलियों को, असांख्यित परख नली है, दोनों परख नलियों को दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर, इस तरह दोनों परख नलियों को इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा रख देते हैं, हम उल्टा रख देते हैं। इस तरह दो परख नली ली, और इन दोनों परख नलियों को हमने क्या किया, दोनों जो इलेक्ट्रोड थे अपने, इनके ऊपर हमने क्या कर दिया, उल्टा रख दिया। क्या कर दिया, उल्टा रख दिया। अब क्या करते हैं कि हमने जो क्या थे, कार्बन के जो इलेक्ट्रोड थे, ये कार्बन के क्या थे, इलेक्ट्रोड थे। कितने कार्बन के इलेक्ट्रोड लिए थे हमने, दो। कितने लिए थे, दो। तो जो कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं, कार्बन के क्या थे, इलेक्ट्रोड जो थे, कार्बन इलेक्ट्रोड हैं, जिनको कि हमने 6 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी से जो संयोजित किया था, ठीक है ना। और 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा इसमें क्या करते हैं हम, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर, किसके, दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर क्या बनने लग जाते हैं, बुलबुले बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं, बुलबुले। और बुलबुले जब बनने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा कि वे बुलबुले जो होते हैं वो असांख्यित नली से, जो असांख्यित नली ली है, कौन सी, जो हमने परख नली ली थी, असांख्यित जो परख नली थी, उनमें से जल को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। दोबारा समझना, प्रयोग पर ध्यान देना कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का क्या लिया, मग लिया। क्या लिया, प्रयोग बता रहा हूं मैं, क्रियाकलाप है आपके बुक का 1.7, ध्यान से समझना, जिसको कि हम जल का वैद्युत अपघटन के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड ने प्रश्न भी पूछा है कि जल के वैद्युत अपघटन को समझाइए। तो जल के वैद्युत अपघटन या विद्युतीय अपघटन, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो उससे संबंधित ही ये क्या है, क्रियाकलाप या प्रयोग है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जल का वैद्युत अपघटन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोबारा समझना प्रयोग को कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का क्या लेते हैं, मग लेते हैं। क्या लेते हैं, मग।
और प्लास्टिक के मग की जो तली है, क्या है तली, उसमें क्या कर देते हैं छिद्र, क्या कर देते हैं छिद्र, क्या कर देते हैं छिद्र, ठीक है ना, छिद्र बना दिया। और उस छिद्र में रबड़ की क्या लगा देते हैं, डार्ट लगा देते हैं। और अब हम जो क्या लेते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड लेते हैं और दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। क्लियर। और जब 6 वोल्ट की बैटरी से इनको क्या कर दिया हमने, संयोजित कर दिया, यहां तक क्लियर सबको। आगे क्या किया था कि जो प्लास्टिक का जो मग है उसमें जल इतनी मात्रा में भरते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं कार्बन के वो उसमें क्या हो जाएं, डूब जाएं, क्या हो जाएं, डूब जाएं। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ बूंदें किसकी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, किसकी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की या तनु H2SO4 की अम्ल की क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, डाल दी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जल से भरी जो 2 असंख्यित परख नली लेते हैं, असंख्यित मतलब नली नुमा संरचना की क्या लेते हैं, 2 परख नली लेते हैं। और किससे भरी होती हैं, वो जल से, किससे भरी होती हैं, जल से। और दोनों परख नलियों को दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर क्या करते हैं, हम उल्टा रख देते हैं, क्या करते हैं, उनको उल्टा रख देते हैं, उल्टा रख दिया। और मैंने बताया कि अब इसमें हम जो 6 वोल्ट की बैटरी ली थी उससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और कुछ समय बाद देखते हैं कि जो परख नली हैं उन परख नलियों के ऊपरी सिरे में बुलबुले बनने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उन पर क्या हो जाते हैं, बुलबुले बनने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और ये दोनों बुलबुले जो बन रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर, ये दोनों परख नलियों में जो जल भरा हुआ है उस जल को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। अब जो इनको विस्थापित कर दिया, क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो क्या करते हैं कि जो सीधी सी बात है समझना कि जब बुलबुले बन रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई क्या बन रही है, गैसें, क्या बन रही हैं, गैसें। क्योंकि गैस जो होती हैं वो हमेशा जल के अंदर बुलबुलों के रूप में क्या होती हैं, निकलती हैं। यानी जो गैसें होती हैं ना वो जल के अंदर, किसके अंदर, जल के अंदर बुलबुलों के रूप में क्या होती हैं, निकलती हैं। क्लियर। अब बनने वाली गैस कौन कौन सी हैं, बनने वाली गैस कौन कौन सी हैं, इन गैसों की जांच के लिए, इन गैसों की जांच के लिए, क्योंकि ये तो हमें पता है कि परख नलियों के जो इलेक्ट्रोड हैं इनमें क्या बन रहे हैं, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर बुलबुले, और बुलबुले जो हैं वो कहां पर जमा हो रहे हैं, धीरे धीरे परख नलियों में। और परख नलियों में जो जल की मात्रा थी, किसकी मात्रा थी, जल की, वो धीरे धीरे परख नलियों से क्या हो गई, विस्थापित हो गई। इसका मतलब है परख नली जो थी, परख नली जो थी इनके अंदर क्या बन गई, परख नली जो थी इनके अंदर क्या भर गई, गैस, या क्या बन गई, गैसें। अब क्या करते हैं, समझना प्रयोग को, कि दोनों परख नली जब गैस से जब भर जाती हैं तो इनको सावधानी पूर्वक क्या कर लेते हैं, हम हटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ऐसे जब दोनों परख नली क्या हुई, गैस से भर गई, किससे, गैस से, किससे भर गई, गैस से, परख नली ए और परख नली बी जब किससे भर गई, ये गैस से, तो इनको सावधानी पूर्वक क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। और एक जलती हुई, यानी गैसों की जांच के लिए एक जलती हुई क्या ले जाते हैं, मोमबत्ती ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती। और जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ध्यान से समझना, ध्यान देना, गौर फरमाना कि जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो एक परख नली के अंदर, एक परख नली के अंदर जो मोमबत्ती है ना वो अत्यंत तेजी से जलने लग जाती है। यानी एक परख नली के अंदर मोमबत्ती जब ले जाते हैं तो मोमबत्ती की जो लौ है वो तेजी से जलने लग जाती है। इसका मतलब है कि उस परख नली के अंदर बनने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, कौन सी है, ऑक्सीजन। और जब दूसरी परख नली के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वह मोमबत्ती
चरचट या फटफट की ध्वनि के साथ क्या हो जाती है, बुझ जाती है। यानी चरचट या फटफट की ध्वनि के साथ क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और चटचट या फटफट की ध्वनि मैंने बताया है आपको, क्रियाकलाप 1.3 जब पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जब चटचट या फटफट की ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है, इसका अर्थ है या इसका मतलब है कि बनने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। कौन सी है, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, हाइड्रोजन जो गैस होती है, ये गैस ही चटचट या फटफट की ध्वनि के साथ क्या होती है, जलती है, जिसको कि हम पॉप ध्वनि के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात ये समझो कि पॉप ध्वनि जो होती है ना, कौन सी ध्वनि होती है, पॉप ध्वनि। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस ही क्या करती है, उत्पन्न करती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। यानी परख नलियों में जब गैस इकट्ठी हो गई तो दोनों परख नलियों से, किससे, दोनों परख नलियों से हमने क्या किया, गैस की जांच के लिए कि बनने वाली जो परख नलियों के अंदर जो गैस बनी है कौन सी गैस है, इसकी जांच के लिए हम क्या ले गए, जलती हुई क्या ले गए, मोमबत्ती ले गए। और जब जलती हुई मोमबत्ती ले गए, समझना, तो हमने जांच में यह पाया या उसके रिजल्ट में हमने यह पाया कि एक परख नली के अंदर हम जब जलती हुई क्या ले गए, मोमबत्ती ले गए, तो उस परख नली के अंदर जो गैस थी, उस गैस की वजह से वह मोमबत्ती और अत्यंत तेजी से क्या हो जाती है, जलने लग जाती है। जबकि दूसरी जो परख नली है, कौन सी है, दूसरी जो परख नली है, आई बात समझ में, जिसमें कौन सी गैस भरी हुई थी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस भरी हुई थी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो गैस है, जो हाइड्रोजन जो गैस है, आ रही बात समझ में, जो हाइड्रोजन जो गैस है, ठीक है ना, उस हाइड्रोजन गैस की वजह से वह मोमबत्ती चटचट या फटफट की ध्वनि के साथ क्या होती है, जलती है, और कुछ समय बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और जहां चटचट या फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम पॉप ध्वनि के नाम से जानते हैं। कौन सी ध्वनि के नाम से, पॉप ध्वनि के नाम से जानते हैं। और ध्यान देना, समझना कि जो माना हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, तो माना ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड वाला है। कौन सा है, एनोड। एनोड मतलब प्लस। और ये कौन सा है, कैथोड वाला है। कैथोड मतलब माइनस। समझना, 2 इलेक्ट्रोड लिए थे कार्बन के, तो ये हो गया माना कौन सा, एनोड। कौन सा हो गया, एनोड। और ये कौन सा हो गया माना, कैथोड। कौन सा हो गया, कैथोड। क्लियर। धनावेश एनोड कहलाता है, ऋणावेश क्या कहलाता है, कैथोड। क्या कहलाता है, कैथोड। तो देखिए, समझने वाली बात बता रहा हूं कि आपने ये जांच तो कर ली कि भाई बनने वाली गैस हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन जो गैस है वो कौन से इलेक्ट्रोड पर बन रही है, और हाइड्रोजन जो गैस है वो कौन से इलेक्ट्रोड पर बन रही है। तो समझना, हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन जो गैस है ना, ये कैथोड पर बनेगी। किस पर बनेगी, कैथोड पर। किस पर बनेगी, कैथोड पर। और जो ऑक्सीजन जो गैस है वो किस पर बनेगी, एनोड पर। किस पर बनेगी, एनोड पर। आई बात समझ में, कौन से इलेक्ट्रोड पर बनेगी, एनोड पर। क्लियर। प्रश्न है आपकी क्रियाकलाप में दे रखा है कि समझना, गौर देना कि भाई दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई, तो यह बताइए, वो प्रश्न कर सकता है कि भाई हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी होती है या कौन से इलेक्ट्रोड पर बनती है। तो आपका उत्तर चाहिए कि हाइड्रोजन जो गैस है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रश्न बनता है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कौन कौन से इलेक्ट्रोडों पर बनती हैं। तो देखिए, मैं पहले ऑक्सीजन के बारे में बता दूं कि ऑक्सीजन जो गैस है ना, वो एनोड इलेक्ट्रोड पर बनती है, और हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पर। सीधी सी ये समझो कि जिन तत्वों की या जिन परमाणुओं की संयोजकता किस्म होती है प्लस में, किस्म होती है प्लस में, वो तो किस पर मुक्त होते हैं, कैथोड पर, यानी माइनस वाले पर। और जिनकी संयोजकता किस्म होती है माइनस पर,
किस में होती है, माइनस में। जैसे ऑक्सीजन संयोजकता कितनी होती है, -2, तो ये किस पर निकलेगी या कौन से इलेक्ट्रोड पर निकलेगी, तो ये निकलेगी एनोड वाले पर, यानी प्लस वाले पर। कौन से पर, प्लस वाले पर। यानी जिनकी संयोजकता, यानी जिन परमाणुओं की संयोजकता या जिनकी परमाणु संयोजकता किस में होती है, माइनस में होती है, वो कहां पर मुक्त होंगे, एनोड पर। और जिनकी संयोजकता किस में होती है, प्लस में, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन संयोजकता किस में होती है, प्लस में। किस में होती है, प्लस में। तो ये किस पर, कैथोड पर। क्यों, कैथोड कैसा होता है, माइनस होता है, विपरीत होते हैं। तो देखिए समझना, ऑक्सीजन जो गैस है ना, ये एनोड पर क्या होगी, मुक्त होगी, जबकि हाइड्रोजन जो गैस है ना, ये कैथोड पर होगी। क्योंकि हाइड्रोजन संयोजकता किस में होती है, प्लस में। और प्लस वाले जो होते हैं ना, प्लस वाली जिनकी संयोजकता होती है, वो किस पर, माइनस वाले इलेक्ट्रोड। माइनस वाला इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड। तो कैथोड पर क्या होगी, मुक्त होगी। आई बात समझ में। एक प्रश्न और कर लेता है वो कभी कभी कि बताइए कौन सी गैस अधिक मात्रा में बनेगी, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए हाइड्रोजन गैस अत्यधिक मात्रा में बनती है। कौन सी गैस अधिक मात्रा में बनती है, हाइड्रोजन। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। आई बात समझ में, कौन सी बनती है, हाइड्रोजन। क्योंकि जब जल का हम विद्युत अपघटन करते हैं, जल का हम क्या करते हैं, जब विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है, जल जो होता है ना, जल समझना, मैं पहले समीकरण को लिख देता हूं, अभिक्रिया को लिख देता हूं कि देखिए H2O, क्यों, जल का ही विद्युत अपघटन कर रहे हैं। प्लास्टिक के मग के अंदर हमने क्या लिया था, जल लिया था, और मैं पढ़ा रहा हूं जल का विद्युत अपघटन। तो देखिए जल जो होती है, जल कौन सी अवस्था हो गई, गलित या द्रवित अवस्था है कि नहीं है। जल जो है वो गलित एवं कैसी अवस्था है, द्रवित अवस्था है। कैसी अवस्था है, द्रवित अवस्था है। तो देखिए इसकी गलित या द्रवित अवस्था में जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यह किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो देखिए जल एकल अभिकर्मक है कि नहीं है, एकल अभिकर्मक है। विद्युत धारा प्रवाहित की है तो क्या बनाया इसने, दो छोटे छोटे उत्पाद, एक हाइड्रोजन गैस और एक कौन सी, ऑक्सीजन गैस। अपक्रिया बैलेंस के लिए यहाँ कितना लगा देंगे, 2, और यहाँ कितना लगा देंगे, 2। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए, इधर 4, इधर भी कितने हो गए, 4। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। आई बात समझ में। तो देखिए जल का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें हाइड्रोजन क्रियाकलाप द्वारा समझ में आ गई, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त हो गई। अब वो पूछ रहा है कि भाई बनने वाली जो गैस है वो कौन सी अधिक मात्रा में बनेगी। भाई बनने वाली गैस कितनी है, 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वो पूछ रहा है भाई कौन सी गैस अधिक मात्रा में बनती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, जबकि ऑक्सीजन गैस का कितना भाग होता है, 1। भाई ऑक्सीजन गैस का कितना बाहर भाग होता है, ऑक्सीजन गैस का 1 बाहर भाग होता है। कितना होता है, 1। ऑक्सीजन गैस का 1 बाहर भाग होता है, जबकि हाइड्रोजन गैस के कितने बाहर भाग होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। आई बात समझ में, क्लियर। यानी ऑक्सीजन गैस का कितना बाहर भाग होता है, 1। हाइड्रोजन गैस का कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। क्लियर आई, समझ में नहीं आई। तो देखिए आप भी जानते हैं जो जल का निर्माण होता है ना, तो हाइड्रोजन के कितने भाग होते हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना होता है, 1, यानी 2:1। तो जिसका बाहर भाग ज्यादा होता है और जब इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा कि नहीं होगा, अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो बनने वाली गैस कौन सी अधिक होगी, हाइड्रोजन होगी। कौन सी होगी, हाइड्रोजन। क्योंकि जल के अंदर हाइड्रोजन के 2 बाहर भाग होते हैं, यानी 2 परमाणु होते हैं, जबकि ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है, 1। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 कितने में होते हैं, 1 में होते हैं। तो बनने वाली गैस कौन सी अधिक होगी, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किस पर मुक्त होगी, कैथोड पर। किस पर होगी, कैथोड पर। आई बात समझ में। और ऑक्सीजन किस पर होगी, एनोड पर। किस पर होगी, एनोड पर। क्लियर।
आई बात समझ में? ठीक है ना। तो आपका ये हो गया जल का वैद्युत अपघटन। प्रश्न था कि भाई वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो देखिए पिछली क्लास में मैंने आपके लिए, ध्यान दिया हो आपने, पिछली क्लास में मैंने आपके लिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में समझाया। साथ ही मैंने आपको यह बताया कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, 3। कितने प्रकार होते हैं, 3। नंबर 1 प्रकार होता है ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा समझाया, उदाहरण सहित आपको बताया। दूसरा इसका प्रकार होता है विद्युतीय अपघटन। कौन सा होता है, विद्युतीय अपघटन। और विद्युतीय अपघटन की परिभाषा मैंने आपको बताई या समझाई, एक बार और ध्यान दे लिखना कि जब किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर? इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? आगे फिर मैंने इसको आपको एक प्रयोग के द्वारा, एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाया, जिसको कि हम जो मैंने जो चित्र बनाया है, किसका चित्र है, जल का वैद्युत अपघटन। किसका चित्र है ये, जल का वैद्युत अपघटन। क्लियर? किसका अपघटन है ये, जल का वैद्युत अपघटन। ठीक है ना। तो ये जल का वैद्युत अपघटन मैंने समझाया क्योंकि जल कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गलित एवं द्रवित अवस्था में। कौन सी अवस्था में, गलित एवं द्रवित अवस्था में। क्लियर? और ये छोटे छोटे उत्पादन टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना रहा है। तो यहाँ एकल अभिकर्मक है कि नहीं है, एकल पदार्थ है कि नहीं है। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में मैंने यही बताया था, आपने गौर दिया हो तो, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊर्जा पाकर, क्या पाकर, ऊर्जा पाकर छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन या विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ना, एकल अभिकर्मक है कि नहीं है, समीकरण लिखा है मैंने, एकल अभिकर्मक है कि नहीं है। और क्या टूट रहा है, छोटे छोटे उत्पादों में टूट रहा है। ठीक है ना। और ये पूरा प्रयोग मैंने आपके लिए बताया। प्रश्न 2 हिसाब से आ सकता है। एक प्रश्न आ जाए भाई अपना कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिख देना और नीचे फिर इस उदाहरण को लिख देना भाई, H2O। और जब इसमें की गलित अवस्था में या द्रवित अवस्था में क्या करते हैं हम, विद्युत धारा क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, तो ये छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर? और अगर वो पूछे भाई जल के वैद्युत अपघटन को, किसको, जल के वैद्युत अपघटन को एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए, जल के वैद्युत अपघटन को एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए, तब आपको ये पूरा क्रियाकलाप लिखना है कि भाई हमने क्या क्या उपकरण लिए, क्या क्या उसके अंदर डाला, फिर हमने उसमें 6 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की, उसके बाद उसमें कौन कौन सी गैसें बनी, सबके बारे में हमको क्या करना है, क्लियर करना है। तो ये हो गया प्रिय छात्र छात्राओं आपका जल का वैद्युत अपघटन। प्रश्न बनता है, कई प्रश्न एक एक नंबर के बन जाते हैं इसमें कि भाई बनने वाली गैस कौन सी अधिक मात्रा में होती है, तो तुम्हारा उत्तर जी बनने वाली गैस कौन सी अधिक मात्रा में होती है, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन के जल के अंदर कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2। ठीक है ना। जबकि ऑक्सीजन का भाग कितना होता है, 1। 2:1 में होती हैं। क्लियर? एक प्रश्न आ जाता है भाई कि हाइड्रोजन गैस कार्बन के किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, समझना कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो कैथोड इलेक्ट्रोड पर, कौन से पर, कैथोड इलेक्ट्रोड पर क्या होती है, मुक्त होती है। जबकि ऑक्सीजन जो गैस होती है एनोड इलेक्ट्रोड पर क्या होती है, मुक्त होती है। तो आशा करता हूं अच्छी तरह से यह क्रियाकलाप और यह विद्युत वियोजन अभिक्रिया आपकी समझ में आई होगी।
चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रकार पर। और ध्यान देना प्रिय छात्राओं, अगला जो प्रकार है आपका वो है प्रकाशीय अपघटन। क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जो अपघटन अपक्रिया होती है, वियोजन जो अपक्रिया होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार मैंने आपको समझा दिया था, गौर देना। पहला प्रकार कौन सा बताया था मैंने आपके लिए? पहला प्रकार आपके लिए बताया था ऊष्मीय अपघटन। कौन सा बताया था? ऊष्मीय अपघटन। कौन सा बताया था? ऊष्मीय अपघटन, ठीक है ना। दूसरा प्रकार मैंने कौन सा बताया था आपके लिए? दूसरा मैंने बताया था आपके लिए, गौर देना, समझना, गौर फरमाना, विद्युतीय अपघटन। और तीसरा आप बताने जा रहा हूं मैं प्रकाशीय अपघटन। कौन सा बताने जा रहा हूं? प्रकाशीय अपघटन। तो ध्यान देना, तीसरा प्रकार मैं समझा रहा हूं, परिभाषा आपको पहले परिभाषा बताऊंगा और उसके बाद आपको ठीक है ना, मैं इसका क्रियाकलाप आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखते हैं, नंबर तीसरा प्रकार है इसका प्रकाशीय अपघटन। कौन सा है? प्रकाशीय अपघटन। तो देखिए परिभाषा पर ध्यान देना, परिभाषा में बोर्ड पर लिख रहा हूं कि जब कोई पदार्थ, और पदार्थ भी कैसा होना चाहिए? एकल होना चाहिए। सबसे बड़ी शर्त है, कैसा होना चाहिए? एकल होना चाहिए। तो जब कोई पदार्थ, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एकल अभिकर्मक होना चाहिए, एकल क्रियाकारक होना चाहिए, एकल अभिकारक होना चाहिए। तो देखिए, जब कोई पदार्थ प्रकाश पाकर, क्या पाकर? प्रकाश पाकर या प्रकाश विकिरण पाकर, क्या पाकर? प्रकाश विकिरण पाकर। विकिरण जानते हैं, प्रकाश किससे प्राप्त होता है? हमें सूर्य से। प्रकाश किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। क्योंकि सूर्य जो होता है ना, सूर्य जो होता है वो प्रकाश विकिरण क्या करता है? यानी प्रकाश विकिरण क्या करता है? उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उत्सर्जित करता है। और आप ये भी बात जानते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो कौन है? सूर्य। क्या है? सूर्य। या प्रकाश का जो एकमात्र स्रोत है वो क्या है? सूर्य। प्राकृतिक रूप से। किससे रूप से? प्राकृतिक रूप से। तो समझना, गौर देना कि जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके, या जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरण क्या करके? प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके छोटे छोटे उत्पादों में, किसमें? छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके छोटे छोटे उत्पादों में, कैसे? छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्राओं? प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। परिभाषा गौर देना कि जब कोई पदार्थ या अभिकर्मक प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, उससे हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे हम एक प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। और आपकी बुक में इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा रखा है। समझना, बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम एक चाइना डिश में, किसमें? चाइना डिश में। चाइना डिश का मतलब होता है क्या हो गई? कटोरी हो गई। क्या हो गई? कटोरी हो गई। एक चाइना डिश में इस तरह एक चाइना डिश ली हमने। समझना, क्रियाकलाप को मैं बता रहा हूं प्रयोग के द्वारा। परिभाषा सबकी समझ में आ गई होगी कि जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो उसे हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। क्रियाकलाप पर ध्यान दीजिए। अब क्रिया में बाद में आपको बताऊंगा इसकी। तो सबसे पहले तो आप ध्यान देकर समझना इसके क्रियाकलाप को, कि हम एक चाइना डिश में, किसमें भाई? चाइना डिश में, और 2 ग्राम, कितने ग्राम भाई? 2 ग्राम। कितने ग्राम? 2 ग्राम क्या लेते हैं? 2 ग्राम लेते हैं हम सिल्वर क्लोराइड। क्या लेते हैं? सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है, या जो अणु सूत्र होता है, वो होता है AgCl। क्या होता है? AgCl। तो एक हमने चाइना डिश ली,
और चाइना डिश में क्या किया हमने, 2 ग्राम क्या ले लिया, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया, 2 ग्राम हमने क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, यानी AgCl ले लिया। और पूछ रहा है इसका रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है, क्रियाकलाप को बता रहा हूं, ध्यान समझना, ये श्वेत रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, श्वेत रंग का। सिल्वर क्लोराइड कैसे रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है, यानी कि श्वेत रंग होता है किसका, सिल्वर क्लोराइड का। और इस चाइना डिश को हम क्या करते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। माना ये क्या आ रही है, सूर्य से क्या आ रही है, यानी क्या है, ये माना सूर्य है, ठीक है ना, क्या है, सूर्य, ठीक है ना, क्या है, सूर्य, ठीक है ना। और कुछ समय के लिए इसको सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, क्योंकि सूर्य से क्या आ रही है, विकिरण आ रही है, प्रकाश विकिरण आ रही है। क्लियर। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कि जो सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ये कैसे रंग का, ये धूसल रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है, धूसल रंग का। कैसे रंग का हो जाता है, ये धूसल रंग का हो जाता है। आई बात समझ में, ध्यान देना। अब क्रिया को लिख रहा हूं मैं कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl क्या हो गया भाई, सिल्वर क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। और ये प्रकाश विकिरणों को, किसको भाई, प्रकाश विकिरणों को, या सूर्य का प्रकाश, एक ही बात है, प्रकाश विकिरण लिख लो या सूर्य का प्रकाश लिख लो, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश पाकर ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे उत्पादों में टूट रहा है। तो ये Ag+ किसमें, क्लोराइड में टूट जाता है, किसमें, Ag+ क्लोराइड में टूट जाता है। आई भाषा में बैलेंस के लिए आप 2 लगा देना, यहाँ पर बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि Ag देखो सिल्वर कितनी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर सिल्वर कितनी है, 2, ठीक है ना। यहाँ पर देखना क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2, यहाँ पर भी कितने हो गए, 2। तो बैलेंस के लिए क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो देखना समझना, सिल्वर क्लोराइड जो होता है कैसे रंग का होता है, श्वेत रंग का। कैसे रंग का होता है, श्वेत रंग का। लेकिन जब सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सूर्य के प्रकाश को पाकर ये वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है, वियोजित। और वियोजित होकर ये कौन से रंग का, धूसल रंग का। कौन से रंग का, धूसल रंग का क्या बनाता है, ये धूसल रंग का क्या बनाता है, ये सिल्वर धातु बनाता है। धूसल रंग का क्या बनाता है, सिल्वर धातु बनाता है। ध्यान देना, सिल्वर धातु बनाता है। और प्लस क्या बनाता है, प्लस ये क्लोरीन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्लोरीन गैस का। तो ध्यान देना, सिल्वर धातु जो होता है ना, ये कैसे रंग का होता है, धूसल रंग का होता है। समझना, ध्यान देना। परिभाषा मैंने बताई है, मैं समझा रहा हूं आपको प्रकाशीय अपघटन। और प्रकाशीय अपघटन में आपको बता रहा हूं, जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। क्रियाकलाप को मैंने बताया कि भाई चाइना डिश ली, क्या ली, चाइना डिश ली, और उसमें हमने 2 ग्राम, कितने ग्राम, 2 ग्राम क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, यानी AgCl लिया, जो श्वेत रंग का होता है। और ये कुछ समय के लिए इसको क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश में रख देते हैं। तो सूर्य प्रकाश से ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करता है, तो ये छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और सिल्वर क्लोराइड कैसे रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, श्वेत रंग का। और किस में टूट जाता है, सिल्वर धातु में, और किसमें, क्लोरीन गैस में। तो सिल्वर धातु कौन से रंग का हुआ, धूसल रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है, धूसल, यानी ग्रे, मटमैले, धूसल रंग का सा हो जाता है। क्लियर। इसी प्रकार में एक अभिक्रिया आपको और बता रहा हूं, समझना, कि सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होती है, AgBr। क्या होती है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ठीक है ना। और ये सूर्य का प्रकाश पाकर, क्या पाकर, सूर्य का प्रकाश पाकर, किसमें, सिल्वर में, किसमें, सिल्वर में, और किसमें, ब्रोमाइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसमें, ब्रोमाइड में। आई बात समझ में।
यानी और बैलेंस के लिए यहाँ क्या लगा दें 2, यहाँ क्या लगा दें 2। यह है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है ना। तो ध्यान देना, समझना, ये सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है सूर्य का प्रकाश पाकर किसमें? सिल्वर धातु में। किसमें? सिल्वर धातु में। और ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन, कौन सी गैस में? ब्रोमीन गैस में। ब्रोमाइड ब्रोमीन गैस। ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो देखिए एकल अभिकर्मक है कि नहीं है, यहां पर देखो एकल है कि नहीं है सिल्वर क्लोराइड, यहां पर देखो सिल्वर ब्रोमाइड एकल है कि नहीं है। सूर्य के प्रकाश पाकर क्या बना रहे हैं? छोटे छोटे उत्पाद बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं। तो कौन सी अपक्रिया हुई जहां छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं? वियोजन। लेकिन वियोजन किसके द्वारा हो रही है? सूर्य का प्रकाश पाकर। क्या पाकर? सूर्य का प्रकाश पाकर। और क्या कौन सी अपक्रिया सिद्ध हो रही है? कौन सी हो रही है? प्रकाशीय वियोजन। वियोजन का तो है, क्योंकि एकल अभिकर्मक टूटकर क्या बना रहे हैं? छोटे छोटे उत्पाद। लेकिन क्या पाकर? कौन सी ऊर्जा पाकर? प्रकाश ऊर्जा पाकर। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा पाकर। और क्या बना रहे हैं? छोटे छोटे उत्पाद बना रहे हैं। जैसे देखो सिल्वर क्लोराइड किसमें टूट रहा है? सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में। सिल्वर ब्रोमाइड है सूर्य प्रकाश पाकर किसमें टूट रहा है? सिल्वर धातु और किसमें? ब्रोमीन गैस में। ठीक है ना। किसमें? ब्रोमीन, Br2 ब्रोमीन गैस। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, गौर फरमाना। और जो ये अभिक्रिया है कौन सी? सिल्वर ब्रोमाइड वाली। कौन सी है? सिल्वर ब्रोमाइड वाली। ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन। ये सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, प्रकाशीय अपघटन किसे कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड के वियोजन को समझाइए, या सिल्वर क्लोराइड के वियोजन को समझाइए, तब आपको ये ध्यान रखनी पड़ती हैं। और ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, ये अपक्रिया मैंने लिखी है AgBr, सूर्य प्रकाश पाकर ये सिल्वर में और किसमें? ब्रोमीन गैस का निर्माण करती है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। कैसे में? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान देना, जो ये अभिक्रिया मैंने लिखी है ना, इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आज से पहले, कुछ समय पहले, यानी रंगीन फोटो नहीं थे, तब कैसे थे? यानी ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। प्रश्न आएगा, किस अभिक्रिया का उपयोग यानी श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए, क्या उत्तर होना चाहिए? कि सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो मैंने अपक्रिया लिखी है ना, कौन सी अपक्रिया? सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो अपक्रिया लिखी है ना, इसका उपयोग किसमें? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। क्लियर? और एक प्रश्न और बनता है कि भाई भोजन का जो पाचन है ना, भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो भोजन का जो पाचन होता है ना, वो वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है। कौन सी अभिक्रिया का? वियोजन। कौन सी अभिक्रिया का होता है? वियोजन। क्योंकि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है ना, ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि भोजन के पाचन में भी आप जानते हैं जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? किसी प्रॉब्लम भाई? तो देखा हमने, क्या देखा? हमने ये देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है? आवश्यकता और किसकी हो रही है? ऊष्मा की, प्रकाश की, इसके अलावा किसकी? विद्युत ऊर्जा की। इस प्रकार ध्यान देना, समझना, गौर फरमाना कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन जो अभिक्रिया है, इसमें पदार्थों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है? ऊर्जा की। अब ऊर्जा का वो कोई सा भी रूप हो सकता है, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे वो प्रकाशीय ऊर्जा हो, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो। और इसी के आधार पर वियोजन अभिक्रिया कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, या 3 प्रकार की होती है। इन्हीं के आधार पर वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार।
आपको मैंने बताए। एक प्रकार को मैं आपको पिछली क्लास जो चली थी आपकी ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको ऊष्मीय वियोजन के बारे में समझा दिया था, और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने आपके लिए यानी प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन को समझाया। नेक्स्ट जो इसमें अगली अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, उसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे। तब तक इस अभिक्रिया को जो मैंने आज आपको पढ़ाई है ध्यान से इसको समझना और याद करना, और घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स। ओके।